Anji, good afternoon. I hope I'm audible and visible to people online. Yes, sir. Chalo, thank you. So, weekly current affairs as always, the most important news. हर बड़ी किस्मत अच्छी है हमारी, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाता है और साथ में एक चॉकलेट देने को मौका मिल जाता है. सो लेट्स डू दी MCQs फर्स्ट. 6 MCQs, 6 minutes एंड 4 से ऊपर चॉकलेट, नहीं तो चॉकलेट मेरी. राइट, these are the question papers. प्लीज़ ले लो. ऑल द बेस्ट. 6 मिनट है आपके पास, 6 सवाल हैं. 4 से ऊपर वाले को चॉकलेट, 4 एंड अबव, नहीं तो मेरी चॉकलेट. एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली मोटिवेटेड फ्रॉम न्यूज़पेपर. आपको ये ध्यान देना है कि न्यूज़ सवाल कैसे बन रही है. अगले हफ्ते अखबार पढ़ते हुए ध्यान रखना सवाल कैसे बना था, कि पेपर में वी कैन जज इट. So 6 minutes. गुड आफ्टरनून. प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ले लो. 6 out of 6 लेना आज. ऑनलाइन वाले नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस. आई हैव ट्राइड कि अब यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा गिर गया था लास्ट ईयर, तो मैंने भी एक आध सवाल में गिर दिया है लेवल, ट्राइंग टू फॉलो यूपीएससी. डन. कि पेन एक ही है. Two more minutes.
Half a minute more. चलो जी, डन एवरीबडी. लो जी, लेट्स चेक द आंसर्स. सो डिस्कस भी करेंगे, पहले आंसर्स चेक करते हैं. फर्स्ट का आंसर इज बी बॉम्बे. वील डिस्कस दीज क्वेश्चंस. बी बॉम्बे इज फर्स्ट, देन ए अमेरिका सेकंड का, थर्ड का सी चंडीगढ़, फोर्थ का ए अमेरिका, फिफ्थ का बी बॉम्बे, सिक्स्थ का सी चंडीगढ़. सिक्स्थ का सी चंडीगढ़. सही. चलो अब मार्क्स बताओ, फिर डिस्कस करते हैं. एनीबडी 6 on 6? 0. 1. 1 out of 6. 2 out of 6. 3 out of 6. 4 out of 6. 4 out of 6. क्या बात है, चॉकलेट ले गए मेरे से. 5 out of 6 तो कोई नहीं होगा, 6 on 6 भी नहीं. So 4 is the topper today. Come ma'am, take your reward. You have taken my chocolate. A big तालियां साथ में please for the performance. See, this is called turnaround. There were people who were actually sad earlier, but now they're performing, so now they're happy. So कुछ नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है और काम करो तो आगे बढ़ते हैं. राइट, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट म्यूल अकाउंट्स. म्यूल अकाउंट्स बहुत न्यूज़ में रहे हैं. म्यूल अकाउंट्स कौन से हैं? जो इलिसिट यूज़ के लिए काम आ रहे हैं, बट ये उनके अकाउंट्स होते हैं जो बेचारे थोड़े इलिटरेट थे. अब आप इसको सोच के देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में. सो ओवर हियर म्यूल अकाउंट्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय क्रिमिनल्स. ओन्ड नहीं, ऑपरेटेड बाय क्रिमिनल्स. उनके नहीं होते खुद के. बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. हाँ, तो ओनली नहीं, म्यूल अकाउंट होता ही वो है जो उसका खुद का ना हो. म्यूल कौन है? गधा, जिसको आप गधा बना रहे हो, जिसका अकाउंट इलीगल यूज कर रहे हो. ओनली की जरूरत ही नहीं है ना. म्यूल अकाउंट्स आर यूज फॉर फ्रॉडुलेंट और इलिसिट मनी. ऑब्वियसली ये तो वर्ड ही बता रहा है. सिंपल स्टेटमेंट, प्लेन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे. ये वाला हैक भी कराऊंगा, प्लेन स्टेटमेंट हैक. प्लेन स्टेटमेंट्स आर यूजुअली ट्रू. सो आंसर बिकम्स 2 ओनली. राइट. ये कुछ तुक्के वालों का सही भी हो सकता है, इसमें तुक्के वालों का गलत हो सकता है, बिकॉज ये यूपीएससी वाली स्कीम खेल ली है हमने. लोनर लेक या लोनार लेक, इम्पैक्ट क्रेटर लेक है, प्लेन स्टेटमेंट. अब दूसरी स्टेटमेंट में आपने देखना था, ये सबको पता होता है यूजली कि महाराष्ट्र में है, बट ये चालाकी है. दिस इज व्हाट यूपीएससी डज. देखो ये स्टार्टलिंग फैक्ट है. इट इज द ओनली क्रेटर लेक विच इज सलाइन वाटर, ओनली इन द वर्ल्ड. फ्रेश वाटर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. महाराष्ट्र में है, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. हेंस द आंसर बिकम्स 1 ओनली. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग. बहुत न्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने पास. दिस और कजन ऑफ दिस, ब्रदर ऑफ दिस विल कम इन द एग्जाम दिस टाइम. कि सीरिया के आसपास, इजराइल के आसपास कौन सी कंट्रीज लग रही हैं, कौन सी नहीं लग रही हैं. जिन्होंने मैप देखा हुआ है, सीधी सी बात है, इजराइल सीरिया से लगता है, जॉर्डन लगता है, लेबनान लगता है. ये इराक को मैंने ईरान करा हुआ है. इराक होता तो वो भी सही होता. सो आंसर बिकम्स 1, 3, 4, दैट इज सी चंडीगढ़. ये मैप को आई अगेन रिपीट, घोट घोट के पी जाओ. मिडल ईस्ट को जूस बनाओ और पी लो.
यूफ्रेटीज रिवर कहाँ जा रही है, टिग्रिस कहाँ जा रही है, इराक की कैपिटल में कौन सी जाती है, कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन कर रही है, कौन सी कंट्रीज आसपास लग रही हैं, है ना। सो एक क्वेश्चन तो आया ही आया। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का भी पिछली बार हमने लिस्ट बनाई थी क्या क्या करना है। सो इसमें से सवाल आना, यू नो द ट्रिक इज, द आइडिया इज कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सारा ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जिनका प्रीलिम अभी आ रहा है खासकर। सो पिकअप टॉपिक जिसमें से सवाल आना ही आना है ना, और उन टॉपिक को अच्छे से एक तो डिटेल में करो और रिटेन करना है। इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज़ अबाउट रिटेनिंग। तो जिसको ये मैप आता है उसके लिए बहुत सिंपल सवाल है, जिसको नहीं देखा ही नहीं तो पता ही नहीं, ऐसे ही तुक्के मारी चलो। जिन्हें तुक्का मारना होता है जॉर्डन को काट देता शायद, राइट, बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। सो प्लीज़ cater to this map very well। ये थोड़ा आई सेड ना, यूपीएससी के साथ स्टैंडर्ड गिर रहा था 24 में, तो मैंने भी गिरा दिया। पार्ट्स आर्टिकल पूछे तो मैंने भी पूछ लिए कि एक दो याद कर लो। इसमें आर्टिकल है 66, तुक्के वालों ने 64 मारा हो शायद, बट आर्टिकल इज 66, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। क्यों न्यूज़ में? बिकॉज जगदीप धनखड़ के खिलाफ रिमूवल की मोशन चली है। डिटेल पूछ लें, हमें पता होनी चाहिए भी रिमूवल कैसे होता है, हमने स्टैटिक पॉलिटी में पढ़ा है, हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी रिमूव्ड, राइट। बट ऐसा सा सवाल टीडीएस, लास्ट टाइम पार्ट्स पे पूछा था, इस बार आर्टिकल पे आ जाए, क्या कर लेंगे। सो आर्टिकल 66 इज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। देन अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, कोशिश नहीं, कोश पोर्टल इज लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें गैस करना होता तो क्या करते, ईजियर ऑप्शंस टू मेक रॉन्ग। गलत ऑप्शंस कौन सी सोच सकता है बंदा, नरेगा, पोषण अभियान, अंत्योदय। बट एक कर्म योगी अलग नहीं है। ऑड वन आउट भी देख लो, ऑड वन आउट वाला हैक लगाओ इसमें, पुअर के लिए, पुअर के लिए, पुअर के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए ऑड वन आउट लग रहा है। 3 सिमिलर ऑप्शंस, 4th वन इज द आंसर। 2 सिमिलर होती तो उन 2 में आंसर होता, राइट। सो दिस इज द आंसर, राइट जी। देन बैंगलोर प्रिंसिपल्स, इसमें भी वही चीज़ लगेगी, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसॉक, यूएन इकोसॉक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, किससे डील करते हैं जी इसमें? व्हाट शुड बी हेयर? जो इजी ऑप्शंस हैं वो गलत बनानी भी तो आसान है, सही तो मैं पढ़ के बना रहा हूँ ना, राइट। सो जुडिशियल एथिक्स न्यूज़ में भी है, बिकॉज एक हाई कोर्ट के जज ने मिनॉरिटी के बारे में कुछ फालतू बोल दिया, उसमें रिमूवल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ट्रेनिंग अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, बट रिमूवल इज सो टफ, तो जुडिशियल एथिक्स की बात आई है कि एथिक्स कैसे मेंटेन करें। इवन इन आर अकेडमीज, इवन इन एवरीथिंग, एथिक्स नीड्स टू बी मेंटेन। सो जुडिशियल एथिक्स के बारे में बैंगलोर प्रिंसिपल्स हैं, और बैंगलोर प्रिंसिपल्स बहुत ही रेयर बात है, इसलिए आई आस्क्ड देम। नहीं तो न्यू दिल्ली प्रिंसिपल्स वो बहुत सारे हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। देन डूबियस आंसरों पे रिट हो जाती है। सो बट दिस इज क्लियर कट, बैंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल एथिक्स के ही हैं। और ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं गलियों में से यूपीएससी सवाल बनाता है। इट डज नॉट आस्क यू व्हाट इज टू मच इन न्यूज़, इट आस्क्स यू अ पैरेलल फैक्ट विच इज इन न्यूज़। कि कन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है, बशर अल असाद को हटा दिया गया सीरिया से, है ना, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, दे विल नॉट आस्क कि कौन था सीरिया का डिक्टेटर, नेवर। दे विल आस्क यू समथिंग लाइक, जैसे गोलन हाइट्स का पूछा था, है ना, गोलन हाइट्स कौन सी कंट्री के पास है, या कौन से बॉर्डर लगते हैं, किसके कंट्रोल में है, या फिर ये रिवर कहाँ ड्रेन हो रही है, कंट्रीज़ कौन सी लग रही हैं। 2 सवाल उसी कॉन्फ्लिक्ट जोन से हैं, और बार बार लगभग वैसे सवाल आते हैं, राइट। सो कमिंग टू द म्यूल अकाउंट, गधे वाला अकाउंट, इस पिक्चर को याद रखना, ध्यान रहेगा। होता क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ। म्यूल अकाउंट्स आर, म्यूल अकाउंट्स क्या है? इलिसिट या फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, मनी ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, राइट। आपने कोई क्राइम से मनी कमाया, यहाँ पे किसी से फिरौती ली, किसी से रिश्वत ली, किसी से काला पैसा लिया, किसी को ज़बरदस्ती बंदूक रख के पैसा लिया, टेररिस्ट एक्टिविटी से, ब्लैक मनी,
कोई भी इलिसिट पैसा था। अब आपको पता है इंडिया में अगर खर्चूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसे बाहर कैसे भेजूं? दुबई में भेज के वहाँ रहते हैं, या फिर माल्या साहब के साथ विजय मनाते हैं यूके में, तो पैसा कैसे भेजें? एक गरीब सा आदमी पकड़ा, 2-3 गरीब आदमी पकड़े, सबके अकाउंट में 50-50 करोड़ डाला या 20-20 लाख डाला और ट्रांसफ़र करा दिया दूसरी जगह। तो ट्रांसफ़र किसके अकाउंट से हुआ? ये गरीब अनपढ़ आदमी के अकाउंट से। उसे थोड़े से पैसे दे दिए, वो भी मान गया। जब ट्रांसफ़र हो गया उसे पता नहीं क्या हुआ, राइट? बट जब दे ट्राई टू कैच द पर्सन कि किसने पैसे भेजे हो, गरीब आदमी हाथ आ जाता है, ए भैया मेरे को तो पता नहीं, वो साहब साइन करा गया था, मुझे तो पता नहीं वो साहब कौन था। तो अब इस गरीब आदमी से क्या निचोड़ लोगे? पैसे ने जहाँ जाना था चला गया। हेंस these are mules get caught and the original criminals, original or real criminals are undetectable. ओरिजिनल क्रिमिनल्स अनडिटेक्टेबल रह जाते हैं। क्या होता है कि यूजुअली जो खाली पड़े अनपढ़ों के अकाउंट, गरीबों के अकाउंट, उनको यूज करके they transfer their funds outside and they themselves, the criminals, they become undetectable। कि किसी के अकाउंट से गए थे, ढूंढ लो, पकड़ लो इसको, राइट? सो म्यूल्स कौन है इसमें? जो वो ओरिजिनल अकाउंट ओनर है। म्यूल अकाउंट क्या है? जो इलिसिट या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो इसको पकड़ने के लिए अब आरबीआई ने म्यूल एआई हंटर बनाया है। म्यूल एआई हंटर मतलब म्यूल अकाउंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इसको हंट डाउन कर लेंगे कि इससे पहले कि इस अकाउंट का यूज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेगा कि ये अकाउंट म्यूल अकाउंट तो नहीं, उसको फ्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? लेट्स से इस बैंक में 10,000 अकाउंट है, इसमें से 2,000 अकाउंट ऐसे जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपये बैलेंस है, साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आ जाता है, बट एकदम से एक दिन उसमें 4 लाख आ जाता है या 20 लाख आ जाता है। सो इट इज़ अ रेड फ्लैग। कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखता। जो अकाउंट डिपॉजिट कराने वाला होता है डिपॉजिट कर देता है, 20 लाख कराना कराओ, क्या प्रॉब्लम है? आपका अकाउंट है, जितनी मर्जी कराओ। बट अनयूजुअल एक्टिविटी को एआई कैन फ्लैग इट। एआई के थ्रू रोज हर अकाउंट को देखा जाएगा कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हुई किसी अकाउंट में, जिसमें हुई उसे पहले रोक दिया जाएगा कि यार इसका मनी कहीं और ट्रांसफर ना हो, पहले ही रोक दो यहीं पे, राइट? सो म्यूल एआई हंटर इज व्हाट? आरबीआई ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है, जो म्यूल अकाउंट्स को पकड़ने में और ट्रैप करने में काम आएगा। एनी प्रॉब्लम्स? छोटा सा कंसेप्ट है बट क्लैरिटी होनी चाहिए कि सवाल आपको कंफ्यूज ना कर सके। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आस्क्ड बैंक्स टू कोलैबोरेट विद दिस इनिशिएटिव म्यूल एआई हंटर एआई to weed out mule accounts which are used to commit financial fraud, right? Mule AI समझ गए? Then it is artificial intelligence machine learning based developed by RBI Innovation Hub। यार कभी कभार ऐसा सा भी सवाल आता है, RBI Innovation Hub किसका है? ऑब्वियसली सब्सिडरी ऑफ RBI है, ओन्ड बाय RBI, राइट? वैसे तो सिंपल है बट फिर भी क्यों क्लैरिटी ना लें हम। देन द मॉडल enables डिटेक्शन ऑफ म्यूल अकाउंट्स इन एन एफिशिएंट मैनर। क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूल अकाउंट्स थ्रू ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है। देन रियल टाइम मॉनिटरिंग, लगभग एवरी टाइम इट विल बी मॉनिटरिंग अकाउंट्स एआई के थ्रू, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर का क्या फ़ायदा होता है? हम बचपन में पढ़ते होते थे कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं। आम इंसान को बोलो, नॉर्मल इंसान को बोलो कि रोज़ तू 2-2 लाख अकाउंट देख, लेकिन यार इम्पॉसिबल, और सारा टाइम देख, कंप्यूटर थकेगा नहीं। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग। Then better big data analysis can be done with AI। Collaboration among institutions, आपस में एक ऐप से चल रहे होंगे तो सबको पता चलेगा कहाँ से आया कहाँ गया, राइट? देन रेगुलेटरी कंप्लायंस एज वेल, कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को हम रोक सकेंगे। क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहाँ से बनता है, म्यूल अकाउंट क्या है, राइट? कॉन्सेप्ट समझ गए? एक बार पढ़ भी लेते हैं। म्यूल अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट दैट इज यूज्ड बाय क्रिमिनल्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लॉन्ड्रिंग ऑफ इलिसिट फंड्स। मनी लॉन्ड्रिंग में काम आएगा, है ना? अ म्यूल अकाउंट इज टिपिकली बॉट ओवर बाय क्रिमिनल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल यूजर्स हु आर ऑफन फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स और हैव लो टेक्निकल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी।
वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा दे के उससे बोलते हैं कि ये अकाउंट मैं चलाऊंगा, राइट। अकाउंट किसी और का होता है। द रिलेटेड टर्म मनी म्यूल इज यूज टू डिस्क्राइब द इनोसेंट विक्टिम्स। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ना घुमा दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मनी म्यूल्स। म्यूल कौन है? म्यूल क्या होता है? खच्चर। जब घोड़े का दिल गधी पे आ जाता है तो खच्चर है ना, इंटर ब्रीडिंग। दिस इज हाउ वी टीच। एनवायरमेंट में भी एग्जाम्पल दूंगा अगर मैंने पढ़ाया तो, है ना, क्रैश कोर्स में तो वहीं पढ़ाऊंगा। सो खच्चर क्या है? खच्चर इसमें क्या है? म्यूल कौन है? इनोसेंट विक्टिम, नोबडी एल्स, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू ओवर हियर। देन लोनर लेक न्यूज़ में रहता ही रहता है, अच्छी सी मेगा फोटो भी लग जाएगी। कहाँ पे ये लेक है जो सारे ढूंढ रहे हैं? कहाँ पे है जी लेक? सबको पता है ये लेक महाराष्ट्र में है, और ये लेक इम्पैक्ट क्रेटर लेक है। इम्पैक्ट क्रेटर लेक, इम्पैक्ट क्रेटर लेक मतलब इस पर मीटेराइट आके गिरा था, वहाँ पे खड्डा बन गया, है ना। खड्डा किस वजह से बना? क्योंकि ऊपर से स्पेस से पत्थर आके गिरा था, मीटेराइट। आई होप वी रिमेंबर मीटियर्स, मीटेराइट्स। सो मीटेराइट आके गिरा था और वहाँ पे खड्डा बन गया, उससे लेक बन गई। सो पहली बात महाराष्ट्र में है, दूसरी बात इम्पैक्ट क्रेटर लेक है, तीसरी बात जो हम भूल जाते हैं पर हमें पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी सेलाइन, very saline water, even more saline than seas. Water is even more saline than seas. And एक और बात जो पिछले साल न्यूज़ में रही थी, the water changes color. Water changes color. लास्ट ईयर पिंक हुआ था, फिर ब्लू, डार्क ब्लू भी हुआ था, रेड ब्लू भी हुआ था. सो वाटर चेंजेस कलर्स ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें अभी पिछले साल बोल रहे थे एल्गी है, फिर बोला फंगस है, तो अभी श्योर नहीं हुआ. यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर श्योर, राइट. सो दीज आर दी 4 थिंग्स टू नोट. एक बार पढ़ भी लेते हैं. व्हाट इज इट? महाराष्ट्र, इम्पैक्ट क्रेटर लेक, सेलाइन, वेरी सेलाइन वाटर, एंड चेंजेस कलर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सीजनली होता है. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान है टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू इंक्लूड लोनार लेक इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. हम बोल रहे हैं इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लेके आओ, इसलिए ये न्यूज़ में है. सो अभी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? नहीं, ये भी ध्यान रखना, राइट. देन लोनर लेक लेगून इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, क्रिएटेड ड्यू टू अ मीटेराइट. इम्पैक्ट क्रेटर लेक भी बोलते हैं. इम्पैक्ट से क्रेटर मतलब खड्डा, है ना. इम्पैक्ट क्रेटर लेक, इट इज ओनली नोन सेलाइन क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड. ये फैक्ट हम भूल जाते थे, इसलिए मैं खबर एक्चुअली लेके आया था, नहीं तो लोनर लेक सबको पता है, राइट. इट इज द ओनली नोन सेलाइन क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड फाउंड बाय इम्पैक्ट मीटेराइट 50,000 ईयर्स अगो. ठीक है, 50,000 साल पहले बनी थी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं. सेलाइन है, ध्यान रखना. इट इज़ 7 टाइम्स, देखो नमक कितना ज़्यादा, और हमें पता ही नहीं था, 7 टाइम्स सॉल्टियर देन सी वाटर, राइट. लगभग 1 किलोमीटर डायमीटर की है, कोई बात नहीं. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स इज इट्स कलर विच चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू पिंक डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड द वाटर कंडीशंस, राइट. इसका कलर भी चेंज होता है, क्यों? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी कैन नॉट सर्टनली से सिर्फ एल्गी या सिर्फ फंगस या बैक्टीरिया, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर श्योर. सो देन दैट इज इट. ये मॉथ कौन होता है? जो लाइट पे रात को नहीं आते उड़ने वाले, ततैये बोलते थे हम इन्हें हिंदी में. यू नो, वंस अपॉन अ टाइम, ये बेचारे मतलब ऐसे लगते हैं ना, ये ना काटते हैं ना कुछ करते हैं, वो लाइट पे घूमते रहते हैं. तो आई नेवर फियर्ड देम. वो वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड, पेशेंट केम टू माय फादर. ये उड़ता उड़ता ततैया मौत किसी के कान में घुस गया, अंदर घुस गया, और अंदर जैसे करता हो करी जाए. और वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, 70 साल के, 70-75 के. तो अब उनके कान में एक तरफ से पानी डाला, दूसरी तरफ से ये लगभग आधमरा हुआ निकाला. सो सिंस देन जब भी लाइट पे होते हैं तो आए डू इट लाइक दिस, के अंदर ना घुस जा, पहले बाहर जा. सो दे माइट बी, लेट्स से दे डू नॉट बाइट, बट दे कैन कॉज ट्रबल. और ये प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए भी ट्रबल क्रिएट करते हैं, है ना. ये न्यू लीव्स पे जाके अच्छे अच्छे पत्ते ढूंढ के वहाँ पे एग्स ले डाउन कर देते हैं और उन पत्तों को खा जाते हैं. अच्छे पत्तों पे अपने अंडे हर कोई डालना चाहता है ना. और यही न्यूज़ है कि बिहेवियर ऑफ द स्पीशीज यूपीएससी पूछता है. सो एक बहुत ही स्टार्टलिंग सी बात है, ये तो 2 साल से न्यूज़ में थी, दैट प्लांट्स कैन स्पीक.
प्लांट अपने अलग अलग तरीके की वॉइसेस निकालते हैं जो इंसान नहीं सुन पाता। ये मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा मैं, बाबा नहीं हुआ है ना। इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि प्लांट्स टेक आउट साउंड्स व्हेन अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस साउंड्स निकालते हैं, वो इंसान नहीं सुन पाता बट अदर प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स सुन पाते हैं। इवन वन मोर रिसर्च इज देयर, जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ना, दे से कि ट्रीज का, सारी रूट्स का वर्ल्ड वाइड वुड है। वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, वर्ल्ड वाइड वुड, सारे रूट्स आपस में मिले हुए हैं। सो प्लांट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड स्ट्रेस कंडीशंस में एक दूसरे को आवाज़ लगा लगा के बता सकते हैं कि हम भाई स्ट्रेस में हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चों वाली कोई म्यूजिकल सी कहानी सुना रहा हूँ मैं, बट दिस इज़ ट्रू। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, इंसेक्ट्स भी इसे सुन पाते हैं एंड इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स, ये जो मॉथ है ये प्लांट की आवाज़ सुनकर और उसकी वेरियस फ्रेग्रेंसेस सुनकर, प्लांट्स कम्युनिकेट थ्रू वॉइसेस एंड फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंसेस देखकर और इसकी वेरियस वॉइसेस सुन करके उन्हीं प्लांट्स पे एग ले डाउन करता है जो हेल्दी हो। जो स्ट्रेस्ड आउट प्लांट्स होते हैं उन पे एग्स ले डाउन नहीं करता, है ना। स्ट्रेस कैन ईजिली किल सक्सेस, दैट इज अ फॉर श्योर गारंटी। जिस दिन स्ट्रेस सिर पे बैठ गई, अच्छे से अच्छा आदमी बॉक डाउन हो जाता है। सो मॉथ्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे ले डाउन एग्स वेयर द प्लांट इज नॉट अंडर स्ट्रेस। खुशहाल प्लांट पे जाकर अंडे ले डाउन करते हैं। और यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस टूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन एग्स यूजिंग प्लांट वॉइसेस। तो इतनी सी बात हमें इसमें पढ़नी है। एक दो फैक्ट्स और देख लेते हैं। मॉथ्स कैन हेयर साउंड्स एमिटेड बाय प्लांट्स एंड रिलाई ऑन देम टू चूज विच प्लांट टू ले देयर एग्स अपॉन। राइट, हमने यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना है, नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बट दे पिक अप बिहेवियर ऑफ स्पीशीज एंड आस्क यू क्वेश्चंस। तो हम क्यों ना कवर करें कि वहाँ जाके पता चले अच्छा ऐसा भी होता है, आइडिया होगा तो हम गेस कर लेंगे। इंसेक्ट्स यूजली आंसर भी आ रहा है, तो इंसेक्ट की न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो मॉथ्स आर इंसेक्ट दैट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। इतना नहीं पूछ रहे बट क्या पता दिमाग खराब हो जाए। दे शेयर विद बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के सेम ऑर्डर से होते हैं, ये गैसेबल सी बात है। देर आर अबाउट 1,60,000 नोन स्पीशीज ऑफ मॉथ्स, फार आउट नंबरिंग बटरफ्लाई स्पीशीज। इनकी स्पीशीज बटरफ्लाई स्पीशीज से ज़्यादा है। ये थोड़ा मेरे को सरप्राइजिंग लगा था, मेरे को लगता था बटरफ्लाई ज़्यादा होंगी, तो क्या पता किसी को सरप्राइजिंग लगे, अगला पूछ ले। राइट, इसके सिवाय देयर इज नथिंग एल्स। हाईली अडेप्टेड, दे लिव इन ऑल बट पोलर हैबिटेट्स, सिर्फ लाइटों पर नहीं हर जगह जी लेते हैं। राइट, दे ऑफन हैव डलर कलर्स कंपेयर टू बटरफ्लाई, सिंपल सी बात। मॉथ एंड टीने आर ऑफन फेदरी एंड सॉफ्ट अनलाइक द थिन एंड clubbed antennae of butterflies. No need to remember this. Then moths are active at night but sometimes are diurnal. ये पूछा गया है, which of the following are mostly active in the morning or at night? So at night mostly active moths होते हैं, ध्यान रखना mostly. Right? अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना most की जगह, इन्वायरमेंट एक और रूल समझो, अगर all moths are active at night, ये गलत है, बिकॉज all moths को हम जानते नहीं। most, हाँ सच, राइट, ध्यान रखना इन्वायरमेंट में ही रूल। देन लार्वे एंड एडल्ट्स ऑफ मोथ मॉथ स्पीशीज आर प्लांट ईटर्स, प्लांट्स को ईट करते हैं। ऐसा भी सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टिवोरस आर प्लांट ईटर्स, हर्बीवोरस। सो मॉथ्स के बारे में 4-5 फैक्ट हमने क्या देखे। सबसे पहले दे कैन कम्युनिकेट विद प्लांट्स और दे कैन लिसन टू द प्लांट नॉइजेस। दे हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज देन बटरफ्लाई। They are active, usually most of the moths are active during night time. There are others who are diurnal but most are active during night time and they are plant eaters. Majority of them are plant eaters. सही, इतनी सी बात से हमारा सवाल निकल जाना चाहिए। देन पिछली बार हमने एक टॉपिक करा था डी डॉलराइजेशन को, ब्रिक्स की करेंसी बन रही है और ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने कोशिश करी बेटा डॉलर के साथ खेलने की, डी डॉलराइजेशन की। तो अब क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब, तुम इतना जो धमका रहे हो, क्या डर है जिसे छुपा रहे हो। सो क्या डर है, अभी आरबीआई की स्टेटमेंट आई थी, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड आरबीआई ने मिलके साथ में बोला है, ट्रंप से एक तरह से लग रहा है कि डर के कि नहीं नहीं भाई साहब, हम डी डॉलराइजेशन नहीं, हम तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, डी रिस्किंग द ट्रेड कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं
कि डॉलर रिप्लेस ना हो, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड बढ़े और ग्लोबल ट्रेड बढ़ने के साथ साथ बेटर स्टेबिलिटी आए, है ना। वी आर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू रिप्लेस द डॉलर विद अनदर करेंसी, हम तो लोकल करेंसी में थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट। सो आरबीआई's अप्रोच टू डी डॉलराइजेशन एंड डाइवर्सिफाइंग रिस्क, आरबीआई ने क्लैरिफाई करा है स्टांस ऑन डी डॉलराइजेशन, स्टेटिंग दैट इट्स रीसेंट पॉलिसीज आर एम्ड एट डाइवर्सिफाइंग रिस्क रादर देन कंप्लीटली मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर। डी डॉलराइजेशन क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की डिपेंडेंस को रिड्यूस करो, बिकॉज सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा डॉलर पड़ा होता है। हमारे कितने परसेंट, मोर देन 50% ऑफ द फॉरेन रिजर्व इज डॉलर, राइट। सो हेंस डॉलर को कम करने की जरूरत क्यों थी, बिकॉज यूएस ने डॉलर को एज अ वेपन यूज करना शुरू कर दिया था। सो अब क्या देखा जा रहा पैटर्न, एक तो लोकल करेंसीज में 3 बातें नोट करने वाली हैं अभी। एक, लोकल करेंसीज में ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरी बात, बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज को बढ़ा रही हैं। माइंड यू, इंडियन सेंट्रल बैंक ने सबसे ज़्यादा गोल्ड लिया है इस बार। गोल्ड परचेज का क्या फ़ायदा है कि अगर डॉलर गिरता है, अभी एक मनगढ़ंत बात भी बताऊंगा, डॉलर गिरता है तो गोल्ड की तो स्टेबिलिटी है ना, राइट। गोल्ड परचेज बढ़ रहा है। एंड तीसरी और गलत बात जो हमारे लिए है, जितना डॉलर में ट्रेड घट रहा है ना, उतना ज्यादा लायन शेयर चाइनीज करेंसी में बढ़ रहा है। चाइनीज करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर रही है, तो हमारे लिए तो चाइनीज करेंसी का रिप्लेस करना बुरी बात है, बिकॉज हमारी तो अब यूएस से ज़्यादा बनती है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना तो हमें बॉर्डर पे थप्पड़ मार के भाग जाता है ना। हमारे, सॉरी टू से, बट आर्मी वाले हमारे कुछ नहीं कर पाते। न्यूज़ दोनों तरफ चल पड़ती है, बट चाइनीज़ आर्मी की एक लोकेशन जोग्राफिक बहुत एडवांटेजियस है, और ऊपर से उनके मटेरियल्स बहुत एडवांटेजियस हैं, उनकी प्लानिंग बहुत अग्रेसिव है। सो हेंस दिस माइट बी बैड न्यूज़ फॉर अस। सो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हमारा मेंस का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि हम डी डॉलराइजेशन के चक्कर में यूएस से बिगाड़ लें, या ब्रिक्स करेंसी मना करके रशिया और चाइना से बिगाड़ लें। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बैलेंस, कि यूएस से भी ना बिगड़े और हम लोकल करेंसी को इंटरनेशनलाइज भी कर पाएँ, रुपये को धीरे धीरे अपना इंटरनेशनल ट्रेड के सप्लाई चेन्स में अपना रोल बढ़ा पाएँ, रुपये की लिक्विडिटी और एक्सेप्टेंस बढ़ा पाएँ, है ना। एंड विद दिस बैलेंसिंग द ग्लोबल नीड्स विद इंडियन नीड्स। जब हम सप्लाई चेन में एक रेलेवेंट चीज़ बन गए, अब चाइना को आप रिप्लेस करके दिखा दो, बोल दो चाइना से हम कुछ नहीं इंपोर्ट करते, देश बंद हो जाएगा आपका। जो दूसरे देशों में चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, आपके देश में 1000 रुपये की मिलेगी। सो चाइना हैज़ बिल्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना हैज़ बिल्ट इट। और जब हम आज़ाद हुए थे तो लगभग बराबर थे। अब कितनी बड़ी इकॉनमी होगी चाइना की इंडिया से? इंडिया की इकॉनमी लगभग 3.67 ट्रिलियन, है ना, 4 के आसपास ट्रिलियन होने वाले हम। चाइना की कितनी होगी? मोर देन 6 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स, है ना, 19 ट्रिलियन के आसपास है, इतनी बड़ी इकॉनमी। सो हाउ हैव दे बिल्ट इट? थ्रू क्वालिटी रेवोल्यूशंस, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। सो ऑल दोज थिंग्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बहुत कुछ किया उन्होंने। हमें भी उनसे सीखना है और ये भी देखना है कि दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी न तोड़ लें, राइट। So it is all about creating the balance and using diplomacy. So RBI has used diplomacy over here, that we are not de-dollarizing, we are diversifying. So it is often driven by geopolitical tensions and the desire for economic independence. The approach balances global economic realities. ये words लिखने हैं मेंस में, global economic realities को balance करना है while safeguarding India's financial stability. As such line उठा के फेंक सकते हो, right? The clarification came days after US President Donald Trump ने डराया
कि 100% टैरिफ लगा दूंगा। हमने कहा नहीं 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 भाई साहब, ऐसा नहीं करना, हमें नहीं चाहिए ऐसा, राइट। की हाईलाइट्स क्या है डाइवर्सिफिकेशन? शक्तिकांत दास। अब कौन आ गया जी गवर्नर? संजय मल्होत्रा। लास्ट गवर्नर है शक्तिकांत दास, अब आरबीआई के नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। सो दे से दैट मेजर्स लाइक लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड वॉस्त्रो अकाउंट्स, वी हैव डन दिस वॉस्त्रो अकाउंट अर्लियर करंट अफेयर्स में। वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो अकाउंट याद है? एक सवाल प्रीलिम में हो सकता है, वॉस्त्रो नॉस्त्रो क्लियर होना चाहिए, कौन सी करेंसी कहाँ यूज़ हो रही है, क्यों न्यूज़ में, इंडिया रशिया रिलेशन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, ध्यान रखना। नहीं पता तो बताना, नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन इंक्लूड दिस। So Vostro accounts aim to reduce dependency on US dollar but do not intend to eliminate its role entirely. So Vostro accounts, bank accounts held in India by foreign banks and otherwise, right? So they facilitate trade in local currencies and reduce reliance on third party currency like dollar. So third party currency कैसे हुई? इंडिया चाइना ट्रेड कर रहे हैं, आपस की करेंसी नहीं, डॉलर की करेंसी में कर रहे हैं। सो यूजुअली दुनिया में ये हो रहा है, इसलिए यूएस डॉलर को एज अ वेपन यूज कर पा रहा है, बट हमें उसके रिस्क को कम करना, राइट। सो सेंट्रल बैंक इज गोल्ड बाइंग स्प्री, आई टोल्ड यू। गोल्ड को क्यों बाय करी जा रहे हैं? अगेन डे रिस्किंग फ्रॉम डॉलर। एक तरह से आप ये भी देख पाओगे अगर आप प्राइसेस को मॉनिटर करते हो, सो गोल्ड इन रिलेशन टू डॉलर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज जब लोग डिमांड करते हैं तो डिमांडेड चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर की कम हो रही है। सो इसमें भी फ़ायदा है कि डॉलर की जगह हम वो चीज़ रखें जो ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ गोल्ड इन आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बट अभी भी मैक्सिमम शेयर किसका है? डॉलर। कभी मैक्सिमम शेयर पे सवाल आता है तो डॉलर ही करना, राइट। सो द शिफ्ट टू गोल्ड इज ड्रिवन बाय अनसर्टनिटी सच एज यूक्रेन वॉर, कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर। सो लोग सेफर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। गोल्ड इज कंसिडर्ड, आज भी घरों में क्या करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड ले लेते हैं, सेफर इन्वेस्टमेंट है कि इसकी तो वैल्यू है ना, बेच लेंगे बाद में, राइट। द डॉलर शेयर इन ग्लोबल फॉरेन करेंसी हैज सीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, पार्शली ऑफसेट बाय द राइज ऑफ चाइनीज युआन। सो रिप्लेस कौन कर रहा है? दिस इज बैड न्यूज फॉर अस। युआन रिप्लेस कर रहा है मेजरली, सारा नहीं बट मेजर, राइट। Then emerging markets like India are seeking alternatives to dollar reliance due to geopolitical and economic risks associated with one currency dominance and domestic currency trade को हम कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ा खर्चा इंपोर्ट का इंडिया का कौन सा है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑयल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट ऑयल को, पेट्रो डॉलर को रुपये में खरीद सकें। अगर हम ये इसमें सक्सेसफुल हो गए कि 2-3 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी, इराक, ईरान, है ना, अगर इनको ही हम मना गए कि यार हमारा रुपया ले लो, तो फिर हम बहुत बेनिफिट में रहेंगे। बट अगलों को क्या प्रॉब्लम होगी, वो क्यों नहीं ले रहे रुपया? हाँ, हमने तो उन्हें सिर्फ पेमेंट करनी है। लेट्स से हम 100 करोड़ रुपए साल का उनसे ऑयल लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें कुछ बेच नहीं पाते, तो हमने 100 करोड़ रुपए दे दिए डॉलर की जगह। डॉलर दिए थे 100 करोड़ डॉलर, तो वो दूसरी जगह कोई अमेरिका से खरीदना, चाइना से खरीदना, सब डॉलर मांग रहे हैं, तो डॉलर दे के लिया जा सकता था। बट रुपये से क्या होगा? उनके पास इकट्ठा होता जाएगा, और रुपया इकट्ठा होता जा रहा है, वो कहाँ खर्चें इसे, वो रुपये का क्या करें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, हाँ जी, आपको दे जाएं किस खुशी में? आप सऊदी अरेबिया के प्रिंस को जानते हैं? कैसे? तो फिर मंगा लो 2-4-10 करोड़, तो मुझे भी फंडिंग दे देना, स्टार्टअप अन अकेडमी बना देंगे हम, 1000 करोड़ रुपए। पर अन अकेडमी नहीं बनाना, बिकने वाला बेचारा। बाईजूस तो बिक ही गया, ख़त्म हो गया वो तो। बाईजूस बिक गया, अन अकेडमी बिक गया, बिकने वाला है, बिका नहीं है अभी। उन्होंने खैर मना करा है, लॉस में तो है ही है, लॉस में तो सारे स्टार्टअप्स होते हैं। बट अन अकेडमी सेज, अभी बीच में चला था कि एलन करियर इंस्टीट्यूट उन्हें खरीद लेगा, बट फिर उनके जो गौरव मुंजाल और रोमन सैनी हैं, उन्होंने मना करा कि हम नहीं बेच रहे। एलन तो इज़ सपोजिडली शोइंग प्रॉफिट इन इट्स दिस बैंक स्टेटमेंट्स और दी अकाउंट बुक्स में तो बहुत प्रॉफिट शो कर रहा है एलन। इवन अन अकेडमी भी 170 करोड़ रुपए कैश बता रहा है कि हमारे पास है, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, राइट।
सो एनी हाउ सऊदी से पैसे आएंगे तो भिजवा देना, राइट. सो हाउएवर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी हैज़ बीन लिमिटेड ड्यू टू इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद मोस्ट कंट्रीज. सो हम इसमें इलाज में ये लिख सकते हैं कि हमें एक्सपोर्ट प्रोग्रेस बढ़ानी है ना. अगर हम एक्सपोर्ट प्रोग्रेस बढ़ाएंगे, वन ऑफ द वे फॉरवर्ड कुड भी अपने एक्सपोर्ट्स को बेटर बनाना, डाइवर्सिफाई करना, कि हमारे डेफिसिट्स खत्म हो. इंडिया हैज़ बीन प्राइमरली एन इम्पोर्टिंग कंट्री टिल नाउ. आज़ादी से लेके आज तक भी हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम. वो बात अलग है कि कनाडा में बैठ के कोई माली बन के हमें पैसे भेजी जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट पर से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, दैट इज़ जस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहिए. सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए है, बट दैट माइट बी द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ही बेचें, है ना. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए अब क्योंकि इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन गया है, वी आर नाउ नो लॉन्गर वेरी पुअर कंट्री. लोअर मिडिल इनकम कंट्री बनता है तो फिर क्या होता है, लेबर की प्रॉब्लम्स आती हैं. आपने आसपास ही मैं देखा होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि लेबर काम करके तैयार ही नहीं. लेबर को जो मर्जी कह लो, नहीं नहीं भैया मैं तो 2000 लूँगा 1 घंटे के, नहीं तो नहीं आऊँगा. आई हैव सीन मैनी पीपल. क्या चाहिए उन्हें कि भाई उंगली लगाओ पैसे गिरे, मेहनत ना करनी पड़े, है ना. सो नहीं आते. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस बिकम्स अ मिडिल इनकम ट्रैप, कि आप सस्ते गुड्स बना के बेचने लगो, सस्ते बन नहीं पाते बिकॉज लेबर का प्राइस हाई हो जाता है ना. वेरी गुड कंसेप्ट, मिडिल इनकम ट्रैप. सस्ते गुड बना के बेचने लगो, नहीं बन रहे सस्ते बिकॉज लेबर का पैसा ज़्यादा है. फिर ये स्लम डॉग एरियाज़ वाले बांग्लादेश एंड पार्टी, वो 20 रुपये में चप्पल बना के बेच देते हैं, हमारे तो 50 रुपये लेबर लेके जा रहा है, हम कैसे बेचें. हायर चीज़ें बनाने लगो टेक्नोलॉजी वाली, तो हमारे पास स्किल ही नहीं है. एयरक्राफ्ट हम बना नहीं पा रहे, अच्छी अच्छी डिफेंस इक्विपमेंट हम बना नहीं पा रहे. सो हेंस थिंग्स नीड टू बी सॉल्व थ्रू स्किल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल्सो कंपैरेटिव एडवांटेज. नॉट ओनली कि दूसरा अच्छा जेट बना के राफेल बेच रहा है तो हम भी कोशिश करेंगे, बट ग्रेजुअली, नॉट टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी सेक्टर, राइट मैम. सो ध्यान रखना है इसको. देन जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ब्रिक्स एंड करेंसी डिस्कशन से हमने लास्ट टाइम करा था. ब्रिक्स वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी करेंसी लेके आएंगे. इसमें हमें क्या इशू है, एक तो यूएस टुडे का, और दूसरा कि ब्रिक्स की करेंसी ऐसी ना आ जाए कि ये चाइना डोमिनेटेड हो जाए. चाइना सबसे बड़ी इकॉनमी है. सो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं. वी हैव टू बैलेंस इट एंड इंश्योर अ सिस्टम वेयर देयर इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दिस करेंसी फॉर ऑल ऑफ द ब्रिक्स नेशंस, है ना. ऐसा सिस्टम इंश्योर करना है कि सारी करेंसीज को, सारी कंट्रीज को बराबर मौका मिले. देन चैलेंजेस इन इंडियन नेबरहुड, सर्जिंग ऑयल प्राइसेस एंड डिक्लाइनिंग डॉलर रिजर्व्स, कि आप ऑयल खरीदी जा रहे हो और रिजर्व डॉलर का कम हो ही जा रहा है बिकॉज ऑयल महंगा होता जा रहा है. तो अब इंडिया को डॉलर को रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, होने नहीं वाला सिर्फ डॉलर से, फिर से 1991 वाला इशू ना आ जाए, राइट. देन so what is while India has maintained robust reserves, it remains vigilant about the volatility of the dollar. एक मनगढ़ंत अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगा अभी. कंक्लूजन देखते हैं. India's cautious approach to managing dollar reliance reflects a strategic balance between mitigating risks and maintaining global trade stability. See, conclusions जब आप आंसर्स की लिखते हो, ऐसी प्रोफेशनल सी भाषा होनी चाहिए, right. So try doing this, mitigating risk and maintaining global stability through increased gold reserves and efforts to promote rupee in international trade. The RBI is navigating a complex economic landscape while safeguarding national interest. However, challenges like trade deficits and high transaction cost in domestic trade remain barriers to reducing dollar dependence entirely, right. So abhi entirely तो हम dollar dependence नहीं हटा पा रहे, but we are trying. Through what? Through increasing our gold buying and trying to internationalize rupee, right. This is what we are trying to do. देन एक मनगढ़ंत कहानी ये थी, जब करेंसी शुरू हुई थी, पैसा शुरू कैसे हुआ था? पहले तो कोई पैसा था ही नहीं. बार्टर सिस्टम से पहले कोई एक्सचेंज ही नहीं होता था. फिर बार्टर सिस्टम हुआ कि मैंने चावल लगाए, विंध्या जी ने दाल लगाई अपने खेत में, मुझे दाल चाहिए, उन्हें चावल चाहिए, हमने एक्सचेंज कर लिया. बट उसमें प्रॉब्लम थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए. अब मेरे को चावल चाहिए, विंध्या जी को दाल चाहिए ही नहीं, तो भाग जा, मैं क्यों दूँ, है ना. और दाल चावल ख़राब भी हो जाते हैं ज़्यादा देर पड़े पड़े, मैं रख भी नहीं सकता, राइट. सो फिर करेंसी शुरू होती है. करेंसी में पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको 10 रुपये भी छापने हैं तो 10 रुपये का गोल्ड स्टोर करो.
फिर हमने ग्रेजुअली देखा कि इतनी ज़्यादा करेंसी की नीड बढ़ती जा रही है, इतना गोल्ड तो है नहीं, और अगर हम गोल्ड को स्टोर कर लेते हैं तो वो तो एक एसेट को हमने बंद करके रख लिया, यूज़ ही नहीं हो रहा। वो ज्वेलरी बनेगा, किसी साइंटिफिक चीज़ में यूज़ होगा, उसको सेंट्रल बैंक्स के ताले में क्यों रखना है, यूजलेस हो रहा है। तो फिर हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा के करेंसी बेस्ड अपॉन मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर दिया। सो अब एक तरह से ये समझो कि हम कागज़ तो छाप ही जा रहे हैं, है ना, पर उस कागज़ के पीछे वैल्यू कोई नहीं है, जस्ट एक वादा है सरकार का कि हम दे देंगे, है ना। यूएस डॉलर को सारी दुनिया अपने अपने पास अरबों अरबों रख के बैठी है, और यूएस कागज़ पे छाप के दे देता है $1000, $10,000, $5000, $100। इसके पीछे वैल्यू क्या है? एक वो कागज़ की वैल्यू तो ₹5 ₹10 है ना, पर बांटे हुए हज़ारों लाखों डॉलर। तो जितने कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, इसमें उसमें, अगर ये करेंसी सिस्टम ही फेल हो गया, फिर फेल मतलब कि बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ ने बोल दिया हम दूसरों की करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जिनके पास डॉलर पड़े हैं लोग बोल दें दूसरी कंट्रीज़ के हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कि हमारी तो यूएस से वॉर है, यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, हम डॉलर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तुम्हारी करेंसी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारी करो बट हम आपकी नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? इंडिया जैसी इकॉनमीज़ के साथ क्या होगा जिन्हें ऑयल चाहिए ही चाहिए। सो सिंस विद इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट्स हमें क्या करना चाहिए? एक तो कन्फ्लिक्ट्स को पैसिफाई करना चाहिए कि ज़्यादा मत लड़ो, एंड अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम से कम करना चाहिए, कि ऑयल हमारा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो, हाँ जी, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऑयल की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? इंडिया के पास क्या ज़्यादा है? सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल भी है, ग्रीन भी है। सो आपने देखा होगा कि इंडिया डेवलपिंग क्या, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है इन केसेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? बिकॉज इंडिया का एक इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट, इंडिया का एक इकोनॉमिक भी बहुत तगड़ा बेनिफिट है कि ऑयल की डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी। यू नो, अमेरिका ने अपने पास ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स रखे हुए हैं, वो खर्चता नहीं है अपना ऑयल, दूर से खरीद के दूसरी कंट्री से खरीद के यूज़ करता है, अपने घर में अपनी कंट्री में बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स बनाए हुए हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ ऑयल मिलना बंद हो गया तो हमारे पास रिजर्व है, 1-2 साल चला लेंगे, राइट। इंडिया के पास ऐसे रिजर्व नहीं थे। इंडिया ऑल्सो ट्राइड, बन रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट, बट वी डू नॉट हैव वेरी बिग रिजर्व्स, सो हेंस वी नीड टू डिवर्सिफाई आर एनर्जी बास्केट एज वेल। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, देखो पेपर से। दिस इज़ व्हाट द लेट्स से लेवल ऑफ थिंकिंग शुड बी, कि हर चीज़ को आप लिंक कर पाओ अलग अलग चीज़ें ऑफ सिलेबस से, ताकि हम सीख पाएँ कि आंसर, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कैसे बनेगा। क्लियर जी? एनी प्रॉब्लम्स? सो समवन ट्राइज टू कॉपी माई स्टाइल, आई विल एग्जीक्यूट देम। ये सीरियन रिबेल्स की बात हो रही है, पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यार क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। सीरिया में एक डिक्टेटर फैमिली थी, बशर अल असद, असद की फैमिली थी, जो उधर की माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे। सीरिया ऐसी कंट्री जिसमें सुन्नी मेजॉरिटी है, सुन्नी मुस्लिम्स में शिया सुन्नी होते हैं, सो सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं, बट दिस असद फैमिली वॉज वन ऑफ द मिनॉरिटीज़, दे वर नॉट पार्ट ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। एंड असद के, बशर अल असद के फादर पहले रूल करते थे 1970 से 2000 साल तक वो करते थे, फिर वो चले गए तो बशर अल असद आ गया। ये बशर अल असद ऑप्थेमोलॉजिस्ट था, डॉक्टर था, है ना, डॉक्टर था, बट ये पहले जब रूल में आता है तो बहुत अच्छे काम करता है। कहानी सुना रहा हूँ सिर्फ, राइट, की क्रॉनोलॉजी याद हो जाए। तो 2000 साल में जब ये डिक्टेटर बनता है, ये लीडर बनता है सीरिया का, तो बहुत अच्छे काम करता है कि लोगों से मिलता जुलता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि देश अमीर हो जाए। बट व्हाट हैपन्स कि 2011 के आसपास 9-10 साल के बाद इसकी पॉलिसीज़ को देखा जाता है कि ये पुअर को बेनिफिट नहीं कर रही, रिच को ही कर रही हैं। पुअर के पास डेवलपमेंट के गेन्स नहीं पहुंच पा रहे। और इस टाइम आसपास क्या और होता है? अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग इज़ जो डिक्टेटरशिप्स के खिलाफ अरब कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आती है कि डिक्टेटरशिप हटाओ डेमोक्रेसी लेके आओ, डिक्टेटरशिप हटाओ डेमोक्रेसी लेके आओ। वही अरब स्प्रिंग के जो रिवोल्ट्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, इसके खिलाफ भी होने लगते हैं।
तो इमेजिन करा जाता है कि ये आदमी पढ़ा लिखा है तो लोगों को राइट्स देगा, बट रादर देन दैट ये क्या करता है, वायलेंस यूज़ करता है, गांधी जी का मैसेज भूल जाता है और वायलेंस यूज़ करता है प्रोटेस्ट को दबाने में। सो प्रोटेस्ट को दबाने में जब आप वायलेंस यूज़ करोगे तो वायलेंस कैन नेवर बी एंडेड परमानेंटली विद वायलेंस। सो एक बारी तो ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अभी 3-4 साल पहले वायलेंस को दबाने में, कि जो प्रोटेस्टर थे उन्हें दबा दबो के, ये भी एलेज किया जाता है कि केमिकल्स यूज़ करे थे इन्होंने, केमिकल वेपन्स जो प्रोहिबिटेड है। देन एक बारी तो ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक आधी जगह रिबेल्स एक आधी सिटी को अपने पास पकड़ के रखते हैं। फिर अब 1-2 साल बीतते हैं तो पिक्चर कैसे चेंज होती है। जब पहली बार ये रिबेल को दबाते हैं ना आसाद साहब, तो इनके सपोर्टर कौन होते हैं, रशिया, लेबनान में बैठा टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला, और पैलेस्टीन में बैठा हमास, और ईरान। ये 4 पहली बार जब ये रिबेल्स को दबा पाते हैं आसाद साहब। अब रिबेल्स मौका तो देख ही रहे होते हैं, अपॉर्चुनिज्म देखो इनका। अब देश में सच्चाई क्या है दुनिया में, जो रशिया इसका सपोर्टर है दैट इज वीकेंड बाय यूक्रेन वॉर। देन जो हिजबुल्ला जो लेबनान से इसका सपोर्टर था, इजराइल ने इसके सारे बड़े बड़े लीडर मार दिए है ना वॉर में। सो इजराइल से वीकेंड। देन ईरान, ये अगेन इजराइल से मार खा रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, अपनी आर्मी का कुछ नहीं कर सकते। देन अगेन नेक्स्ट वुड बी कौन सा रह गया, हमास। हमास को तो लगभग इजराइल ने ख़त्म ही कर दिया, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। हिजबुल्ला को मारा। हिजबुल्ला इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ना, ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस हैं। जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी फोर्स, हमारे प्रॉक्सी मतलब रियल आर्मी नहीं, अपने मिलिशियाज लड़ा के छोड़ दिए। पाकिस्तान क्या करता है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वो क्या है, उनके प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, मतलब नॉट अपेरेंटली रियल बट उन्हीं के फोर्सेस हैं। कश्मीर में टेररिज्म कौन करा रहा है, पाकिस्तान। वैसे ही हिजबुल्ला किसका आदमी है, ईरान, राइट। सो ईरान के खुद के हालत बिगड़े हुए थे, रशिया के बिगड़े हुए थे, तो सीरिया बशर अल असद के जितने सपोर्टर्स थे वो सारे वीकेंड थे। तो इस मौके का फायदा किसने उठाया, जो रिबेल्स थे। रिबेल्स ने फिर असद की फोर्सेस से लड़ना शुरू कर दिया। थोड़े से दिनों में सीरिया की कैपिटल कौन सी है, दमेस्कस। दमेस्कस में पहुंच गए और बशर अल असद भाग गया। सिमिलर कहानी हमारी, एक बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिज्म की कहानी मॉडर्न हिस्ट्री में भी हुई थी। 1738, लुक एट दी क्रोनोलॉजी, लुक एट दी एनोलॉजी। 1738 में कौन सी बैटल होती है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले भगवान, अरे यार, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में होती है, इसी देश के है ना हम। अरे भाई चलो सारी कहानी मैं सुनाता हूँ फिर। जब अंग्रेज आते हैं यहाँ पे, जहांगीर और उसके टाइम पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर होते हैं। इंडिया में मुगल रूलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अंग्रेज अपना साम्राज्य नहीं बना पाते, है ना। एक बारी कोशिश करते हैं जहांगीर के टाइम, औरंगज़ेब के टाइम, बट औरंगज़ेब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, वो मारता अंग्रेज़ों को। फिर वो उसकी बीवी के पास मुंदरियाँ लेके पहुँच जाते, भाई साहब हम तो व्यापार करने दो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो अंग्रेज भी जाके ऐसे साइड में छोटा सा अड्डा बना लेते हैं, वहाँ अपना व्यापार करते रहते हैं। हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कब मुगल एम्पायर वीक होगा तो हम अपनी लड़ाई करके जीतेंगे। सो बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह एक वीक मुगल रूलर को मारते हैं। कौन होता है मुगल रूलर, मुगल रूलर की बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा डिफीट करते हैं, उसे अपने ही कोर्ट में नचवाते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। तो अब जब नादिर शाह तो लूटपाट के चला जाता है, ये आदमी कोहिनूर ले जाता है इंडिया से, है ना। नादिर शाह तो मार पीट के चला जाता है, लूटपाट के चला जाता है,
तो ये मैसेज किसको मिलता है? मैसेज इज टू दी ब्रिटिशर्स कि अब मुगल साम्राज्य वीक हो चुका है, अब मारो इन्हें। सो जब आप वीक हो गए तो कोई भी मारेगा आपको। तो व्हाट इज दैट बैटल? बैटल ऑफ बक्सर। कब होती है बैटल ऑफ बक्सर? सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी, नॉट बक्सर, प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स कंट्रोल ले लेते हैं। सो सिमिलरली आज किसको हटाया गया? असद। उस टाइम किसको हटाया गया था? मुगल्स, राइट। सो सिमिलर आइडिया, देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री पढ़ने का यही फायदा है कि जब आपने पीछे से लेसन लिया हो तो आगे वो गलती दोबारा ना करो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आइडिया मिल गया। इसमें जस्ट रीडिंग वाली चीज़ें हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओवर हेयर वी मस्ट नो कि द पॉइंट्स वी नोटेड, 2-4 पॉइंट लिखने हैं तो लिख भी सकते हो, नहीं तो जस्ट रीड इट। कि असद फैमिली असद 1970 से रूल कर रहे थे। हफीज़ अल असद इनके फादर थे। देन 2000 साल में बशर अल असद आते हैं। आई टोल्ड यू द स्टोरी। एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज? चल, एक टाइमलाइन का अच्छा सा डायग्राम भी मिल जाएगा। बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है? इस्लामिक रिलीजन शुरू कैसे होता है? इस्लामिक रिलीजन की मान्यता ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। वो अल्लाह से मैसेज लेके आते हैं और ह्यूमैनिटी में स्प्रेड करते हैं। तो इससे इस्लाम रिलीजन का ओरिजिन होता है, राइट। सो जब 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 प्रॉफिट मोहम्मद जी की डेथ हो रही होती है तो ही डज नॉट हैव अ क्लियर सक्सेसर कि अब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा। देन देयर हैपन्स डिविजन्स बिकॉज देयर इज नो डिक्लेयर्ड सक्सेसर। तो उस सक्सेसर के लिए एक पार्टी बोलती है ये लीडर होगा, करेंगे इसको डिटेल में भी जब कल्चर करेंगे। दूसरी पार्टी बोलती है ये लीडर होगा। एक साला होता है, एक सन होता है, आई थिंक सन इन लॉ होता है, सॉरी हाँ सन इन लॉ होता है। तो दोनों में ये प्रॉब्लम आ जाती है भी इनका आने वाला लीडर कौन होगा, है ना। एक गाना भी था इस पे, अबू बकर कुछ नाम होता है बंदे का, मेरे को गाना याद नहीं आ रहा, सब मस्त कलंदर करके गाना था इस पे। सो इट वाज ऑल अबाउट द वॉर ऑफ और द लेट्स से द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड सक्सेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कि इनके बाद मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा। तो वो दो फैक्शंस में बट जाते हैं, शिया एंड सुन्नी। ऑल दो फैक्शंस अलग भी हैं बट बहुत सारी हैं, बट मेजर टू आर शिया एंड सुन्नी। एंड सुन्नी मुस्लिम्स कौन से कई बार इंटरव्यू में मेरे एक स्टूडेंट से पूछा था कि ये सदाम हुसैन कौन से मुस्लिम थे? सुन्नी, है ना। ये जो अपने ओसामा बिन लादेन थे, सुन्नी। सो वी मस्ट नो दिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस में भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं इसमें कि 2-3 कंट्रीज़ हैं जो शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, 2-3 कंट्रीज़ हैं जो सुन्नी को, 2-3 मतलब बड़ी बड़ी, राइट। सऊदी अरेबिया, ईरान, देन इराक, द बिगर कंट्रीज इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, राइट। देन देयर इज इजराइल। इस कॉन्फ्लिक्ट को आईआर में अच्छे से समझने की ज़रूरत है, बट वील अंडरस्टैंड दैट विद आईआर। अगर नहीं है अगली बार करंट अफेयर्स में बोलोगे मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। देन धनकर साहब पे आ जाते हैं जी। चोट दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। सो धनकर साहब पे क्या हुआ है? धनकर साहब इज आर ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट एंड इनको एलेज किया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा कि ये तो सरकार के आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह बिहेव नहीं कर रहे, न्यूट्रल बिहेव नहीं कर रहे, तो हेंस इन्हें हटा देना चाहिए। तो कैसे हटाते हैं जी? इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। सवाल आने वाला यही है बट फिर भी वी मस्ट रीड इट इन लिटिल बिट डिटेल्स। ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द इंडिया ब्लॉक प्लान टू सबमिट अ नो कॉन्फिडेंस और इम्पीचमेंट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की होती है, बाकियों का रिमूवल होता है, बट फिर भी स्टेट सर्विस में आए तो रिमूवल इम्पीचमेंट एक मानना। यूपीएससी विल यूज रिमूवल, राइट। सो अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर वाइल लैकिंग सफिशिएंट नंबर्स, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि वार्निंग मिल जाए कि हम लोग तुमसे नाराज हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी? सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। जस्ट क्विकली रिवाइजिंग इट, आपको पता है ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। मॉडर्ड ऑन लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाता है कभी कभी पेपर में, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे लाइन है।
राइट। देन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना लोकसभा नहीं है यहाँ पे, प्रेसिडेंट में लोकसभा होता है, राइट। कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में दिए होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। देन इलेक्शन, ये मैंने गंदा सवाल पूछा था, कौन सा आर्टिकल है, इलेक्शन आर्टिकल 66 है। जो लोग प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं वही लोग वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, सेम इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन? इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों, सही। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ इसको हाईलाइट कर लेना जब पढ़ेंगे, अलग नोट्स मत बनाना, राइट। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है, एक तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है ना। वी हैव डन दिस इन स्टैटिक पॉलिटी, जिनका नहीं हुआ होगा। सो अभी इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देना कि अलग नोट्स बनाओ, वहीं पे हाईलाइट कर लेना, ये न्यूज़ में प्रेसिडेंट से एक दो सवाल तो आते ही आते हैं, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में नहीं, ध्यान रखना। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम्स? चलो, सो टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है जी, 5 साल नॉर्मल टेन्योर है, कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच 5 साल नहीं है, नॉर्मल टेन्योर 5 साल, राइट। कैन रिजाइन किसको करेगा जी, प्रेसिडेंट को, सिंपल सी बात। कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी माइनस वैकेंसीज, जो डेथ या रेजिग्नेशन से वैकेंसी हुई है उसको माइनस करके। सो काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मॉडिफाइड पैटर्न। सो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा बिल, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, देन लोकसभा में कौन सी मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। आज तक कितने वाइस प्रेसिडेंट निकाले जा चुके हैं, 0। आज तक ये प्रोसीडिंग भी नहीं चली है निकालने की। सो अगर हटा, वैसे तो नहीं हटने वाले साहब, बट अगर हटे तो पहली बार होगा, कहीं पेपर में कंफ्यूज ना करें, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बी रिमूव्ड, नन। प्रोसीडिंग भी पहली बार, प्रोसीडिंग पहली बार पास होएगी अगर हो गई तो, अभी हुई नहीं, राइट। सो क्या करते हैं जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, राइट। राज्यसभा के सेशंस के ऊपर प्रिजाइड करते हैं, डज नॉट वोट इन राज्यसभा एक्सेप्ट ऑन अ टाई, है ना, राइट। देन एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं अंडर आर्टिकल 65, जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, मेन रोल इनका यही है। सेरेमोनियल रोल रिप्रेजेंट्स द डिग्निटी एंड न्यूट्रलिटी, ऑब्वियसली। इम्पीचमेंट नहीं, रिमूवल मानना। 67B में कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन होना चाहिए, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द देन मेंबर्स मीन्स इफेक्टिव मेजॉरिटी, राइट। एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा, ये ध्यान रखना, कई बार यूपीएससी इफेक्टिव मेजॉरिटी की जगह द देन मेंबर्स कर देता है, द देन मेंबर्स मीन्स माइनस वैकेंसीज, ध्यान रखने वाली बात, सही। रिक्वायर्स एटलीस्ट 14 days नोटिस बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में ऐसी स्टेटमेंट साथ आ जाती है, 14 दिन का नोटिस देना, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 14, राइट। देन नोटिस फॉर रेजोल्यूशन अबाउट द न्यूज़, ये न्यूज़ है सिर्फ कि क्या क्या एक्विजिशंस हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, बट जस्ट रीड इट की सवाल समझ आ जाता है। देन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसमें एक ही सवाल आना चाहिए, एक ही सवाल मुझे लगता है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड फेमस मिड डे मील स्कीम थी ना, वो अभी है। ऐसे ऐसे सवाल यूपीएससी एक दो बार पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज रिप्लेस्ड दिस स्कीम, और व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस स्कीम। 2-3 साल में 2-3 बार ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं। सो ये प्लीज़ इतना ही नोट कर लेना, बाकी मिड डे मील स्कीम वाली बातें सेम है, फैक्ट सेम है। कौन सी क्लास को मिलते हैं ये खाना, 1ली से 8वीं तक, है ना, 8वीं तक मिलता है खाना। और कौन से स्कूल में, बाल वाटिका स्कूल्स, स्टेट स्कूल्स एंड स्टेट एडेड स्कूल्स एज वेल, तीनों बातें लिखी हैं इसमें, स्टेट के मेंटेन्ड एंड स्टेट के एडेड एंड बाल वाटिका, बस यही बात इसमें पढ़ने वाली है। बट मेरे को लगता है अगर सवाल आया इससे आगे नहीं आने वाला, आई डोंट थिंक सो। बाकी एक बारी प्रोविजंस अगर आप कहते हैं तो वी कैन रीड इट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिवाइज द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, राइट। नेशनल प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम को ये नाम रख दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, राइट।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट एंड सेंटर दोनों पैसे देते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। हॉट कुकड मील मिलता है जी, गरम गरम खाना इन बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, सरकारी, सरकारी एडेड एंड बाल वाटिका, पहली से लेके 8वीं तक। क्यों दे रहे हैं खाना? इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, एक तो न्यूट्रिशन की, है ना, माल न्यूट्रिशन सॉल्व होता है, और दूसरा खाने के लालच में लोग आ जाते हैं। पर हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, अगर आप देखो ना क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जहाँ मिड डे मील स्कीम बन रही है, बच्चों को आते सार खाना बनाने में लगा दिया जाता है। कहने को बनाना चाहिए टीचर्स और स्टाफ को, बट बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगा दिया जाता है कि जो कंट्रोलेबल है, चल बेटा तो प्याज काट दे, चल बेटा तो आलू धो दे, और वो खाना खूना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। नहीं सर, स्कूलों में नहीं बनता, मंगवाया जाता है, बट प्रैक्टिकली गो टू नॉट इन चंडीगढ़। इंडिया में 2 डिवीजन है ना, एक इंडिया एक भारत है। इंडिया शहरों में बना बनाया मिल रहा है, भारत में जाके देखो खाना पीना खा के चल देते हैं, और फिर उनके हाँ कम्युनिटी किचन हो जाता है। और इवन इन दी स्कूल्स द लर्निंग आउटकम्स, चाहे खाना बच्चा ना भी बना रहा हो, लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर। 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी एक नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। ये सब वही स्कूल है जिसमें सिंगल टीचर ही होता है, सब वही पढ़ाता है। अच्छा, so schools would matter but the learning outcomes matter more, but it is bad? No, it is a progressive step, है ना। पहले हमारे पास स्कूल थे ही नहीं, कोई पढ़ता था ही नहीं। अब हम लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम इंटेलेक्ट की तरफ जाएंगे, है ना। तो क्या वो स्कूल जिसमें एक ही टीचर हो बुरा है? नहीं, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन दी आउटकम्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी, बट पहले अवेलेबिलिटी होएगी तभी उसको इम्प्रूव करेंगे। अवेलेबिलिटी एंड लिटरेसी हमने बढ़ा ली है, अब इसको इंटेलेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। दिस इज व्हाट अ पॉजिटिव आउटलुक शुड लुक लाइक फॉर अ सिविल सर्वेंट। सही जी, इसके सिवाय इसमें कुछ खास और पढ़ने वाला नहीं है, बट वी मस्ट रीड इट वंस। देन अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, व्हाट इज दिस पोर्टल? पहले ये पढ़ लेते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर टुगेदर, साथ में जो प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर बाद में फॉरगेट सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल, बाद में जब प्रीलिम हो जाता है फिर आप में आग आ जाती है। एनी हाउ, सो ये सिविल सर्विसेज की क्यों बात है? बिकॉज इसमें भी सवाल वही है, ये मिशन कर्म योगी है, एक मिशन कर्म योगी। मिशन कर्म योगी किस लिए थी? सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। अब जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं ना, बहुत सारे पोर्टल्स आपको ऑपरेट करने होते हैं। आपको लीव लेनी है तो ऑनलाइन पोर्टल पे लिखना पड़ेगा, आपने जो परफॉर्मेंस करी है अपने पोर्टल पे डालना पड़ेगा कि आज मैंने ये करवाया वो करवाया। देन इवन ड्यूरिंग जॉब आपको ट्रेनिंग मिलेगी। एक इसका आई गॉट पोर्टल बहुत फेमस हुआ था गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए। सो सिमिलरली अंडर दिस मिशन कर्म योगी, नाउ दिस पोर्टल हैज़ बीन मेड, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, राइट। सो व्हाट इज इट अबाउट? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने निकाला, ऑब्वियसली पर्सोनल डील्स विद सिविल सर्विसेज, सो ध्यान रखना। जॉइंटली डेवलप्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्म योगी भारत, नो नीड टू लर्न। देन क्या है जी प्लेटफॉर्म? सेल्फ रिलायंस इन गवर्नेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग। इट इज डेवलप्ड ऑन दी आई गॉट प्लेटफॉर्म, वही गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वाला प्लेटफॉर्म, उस पर बनाया गया। इट अलाइंस विद 15 ऑफ दी 17 सस्टेनेबल गोल्स कवरिंग हेल्थ एजुकेशन, उस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। द क्यूरेटेड रिसोर्सेज एनेबल फैकल्टी टू अलाइन देयर टीचिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एड्रेसिंग इंडियाज यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। सो कर्म योगी भारत तो आपने को पता ही ना चाहिए, फ्लैगशिप स्कीम है। सो मिशन कर्म योगी, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डिलीवर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कर्म योगी फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा कर्म योगी भारत। कई बार कंसिडर द फॉलोइंग में आ जाता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था कर्म योगी, या नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री थी। नहीं जी, एसपीवी था। एसपीवी क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे फालतू वर्ड्स बताते हैं। एसपीवी इज़ नथिंग बट आपने काम चलाना है एज अ गवर्नमेंट, आप उस काम के लिए एक अलग यूनिट बना देते हो, दैट दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कर्म योगी।
So that unit might be in form of trust, might be in form of company, but that purpose, special purpose vehicle is one method of performing the mission. That's it. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे नाम दे देते हैं, राइट जी. The SPV has been incorporated in name of Karmyogi Bharat under Section 8 of Companies Act 2013. So Section 8 ये लिख लेना अपने पास यार, ये कभी कभार काम आ जाता है. Section 8 of Companies Act 2013 is those companies which are not for profit companies. Section 8 Companies Act 2013, not for profit companies. Right, so I got Karmyogi. What is it? Integrated Government Online Training for Civil Servants. Right, इतनी बात याद रखने वाली है, nothing else. ये अच्छी कहानी थी. अभी जो बाइडेन साहब, जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेजेंट यूएसए. तो यूएसए की प्रेसिडेंटशिप अब किसने जीत ली है? डोनाल्ड ट्रंप साहब. राइट, सो डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही जो बाइडेन जा रहे थे, जाते जाते अपने बेटे को किसी केस में पार्डन दे गए. पार्डन इज बाइज्जत बरी, पार्डन कर दिया गया. राइट, उसके खिलाफ कोई केस चल रहे थे एंड उसे पार्डन कर दिया गया. तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उसका कि आप जाते जाते अपने बेटे को ही पार्डन दे गए. और उन्होंने बोला कि कमला हैरिस को भी देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुतों को देंगे जाते जाते. सो क्रिटिसिज्म तो था, बट हमारे लिए क्या सवाल बनता है कि पार्डनिंग प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस द यूएस प्रेसिडेंट. एक मोटा फर्क देखना हो अगर, एक, वहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ सरकार है यूएस में? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यहां पे प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड by advice. So here the American president, I can say, has discretion, his own discretion या discretion भी बोलते हैं कुछ लोग, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, मनमर्जी है, पार्डन करे तो करे. इंडियन प्रेसिडेंट किस बात पे पार्डन करता है? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे बोलते हैं. एग्जैक्टली अगर प्रोसीजर देखो तो होम मिनिस्ट्री के पास जाता है. अब मांगते पार्डन प्रेसिडेंट से हो, बट उसे प्रोसेस और हाँ या ना कौन करता है? होम मिनिस्ट्री. होम मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को बोलता है पार्डन कर दे, बोलता है हाँ जी सर, ना कर हाँ जी सर. तो ओवर हेयर द इंडियन प्रेसिडेंट इज हाँ जी सर, ओवर देयर इट इज मैं बताऊंगा. ऑल्दो प्रोसेसिंग वहाँ पे भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बट प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल कॉल किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. यहाँ पे फाइनल कॉल किसकी मर्जी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट. एक और बात पार्डन में अपने को पता होना चाहिए, जस्ट अ पासिंग रेफरेंस, क्योंकि आई हैव नोटेड पासिंग रेफरेंसेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी मेरी. सो अगर आप किसी को पार्डन देते हैं, यू कैन राइट दिस लाइन इफ यू वांट. पार्डन डज नॉट एब्सॉल्व कन्विक्शन. पार्डन डज नॉट एब्सॉल्व कन्विक्शन. सो कन्विक्शन नहीं दूर होती पार्डन से, बस आपको उसकी पनिशमेंट ख़त्म कर दी जाती है. Pardon does not absolve conviction. It only pardons the punishment. It only pardons the punishment. एक और बात, क्या प्रीएम्प्टिव पार्डन्स भी हो सकते हैं? एक और बात समझने वाली. प्रीएम्प्टिव मतलब अभी क्राइम किया ही नहीं मैंने, बट मेरे पापा प्रेसिडेंट बन गए तो जाते जाते बोल गए अगला कोई भी ये क्राइम करेगा तो उसके लिए मैं पार्डन दे के जाता हूँ. ऐसा हो सकता है? नहीं. प्री एम्प्टिव पार्डन्स आर नॉट अलाउड. राइट. ये 3-4 बातें नहीं हैं. बाकी इंडिया के प्रेसिडेंशियल पावर पार्डन की कहाँ पे है? ये आर्टिकल भी ध्यान रखना, ये प्लीज़ आर्टिकल भी ध्यान रखना है. 72 पावर्स ऑफ द पार्डन. हमारे
प्रेजेंट के पास कौन सी पार्स हैं? मैंने ऐसे याद करा हुआ था, पीसी एनर 3 आवर्स, पार्डन, कम्यूट और रिमिशन, रिमिट, राइट। सो पार्डन की पार मतलब टोटल एब्सॉल्व कर देना, टोटल छोड़ देना। सो पार्डन की पार कहाँ पे है? कोर्ट मार्शल के लॉज में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। यूनियन लॉ का कोई ऑफेंस हो, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। डेथ सेंटेंस चाहे यूनियन लॉ में हो चाहे स्टेट लॉ में हो, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। पार्डन मतलब कंप्लीटली खत्म, सजा, कन्विक्शन नहीं, सजा, राइट। डिटेल्स बस थोड़ी थोड़ी जब करंट अफेयर्स में आ जाता है उसकी हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए कि रेफरिंग डिटेल्स ना आ जाए। सीधी किताब में से आया तो पता ही होगा, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, प्री एम्प्टिव पार्डन्स कैन नॉट बी देयर, इट जस्ट पार्डन्स द पनिशमेंट नॉट द कन्विक्शन, राइट। और दूसरी बात, ये केस लॉ अगर कहीं गलती से काम आ जाए, मारू राम केस में बोला था कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना होता है। इवन इन केसेस ऑफ पार्डन, प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? इसका आंसर हमेशा हाँ है। कोई भी सवाल हो सकता है हाँ, राइट जी। देन सेंटर अर्जेस स्नेक बाइट्स एज अ नोटिफाइबल डिजीज। सेंटर अर्जेस स्नेक बाइट्स एज अ नोटिफाइबल डिजीज। पहली बात इसमें सीखने वाली, नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है? एनीबडी? जो गवर्नमेंट कंसिडर कर लेती, तो अगर कोई केस आता है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, लाइक मतलब अखबार पढ़ी जा रही है आजकल। तभी देखो, कैन वी सी की परफॉर्मेंस तभी होती है जब रेगुलरिटी ऑफ न्यूज़पेपर हो। ग्रेजुअली हमें भी जो अभी सीख रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें भी सीखना है ना। सो नोटिफाइबल डिजीज, एज शी सेड वेरी करेक्टली, नोटिफाइबल डिजीज इज अ लिस्ट ऑफ डिजीजेस, इफ सच डिजीज हैपन्स टू एनीबडी इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड। यूजली उन डिजीजेस को नोटिफाइबल डिजीजेस में रखा जाता है जिनके बारे में ये डर हो कि दिस डिजीज कैन कॉज अ पैंडेमिक, दिस डिजीज कैन हार्म ह्यूमैनिटी, कि एकदम से फैल जाए या इसके केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। सो नोटिफाइबल डिजीज़ का फ़ायदा क्या है जी? वो हर बारी केस नोटिफाई होगा तो रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड होएगा तो डेटा होगा, डेटा होगा तो आप बेटर मैनेजमेंट कर पाओगे। सो स्नेक बाइट से क्यों नोटिफाइबल डिजीज़ बनाना चाहते हैं? इंडिया में बहुत सारी स्नेक बाइट्स हो रही हैं और राइज हो रहा है इस केसेस में, है ना। और इंडिया के पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एंटी वेनम बनाने का नहीं है, ना ही हॉस्पिटल स्टाफ इतना स्नेक बाइट्स में हर जगह ट्रेंड है, और ना ही हमारे पास ऑब्वियसली एंटी वेनम बनाने के लिए हमारे पास स्नेक होना चाहिए कि उसका वेनम क्या है, जहर क्या है। जब जहर पता चलेगा तभी हम उसका एंटी वेनम बनाएंगे। बट वुड यू बिलीव कि सिर्फ एक ही ट्राइब है इंडिया में जो स्नेक पकड़ पकड़ के देती है? एरूला ट्राइब अभी आएगी, ओनली दैट ट्राइब कैचेज स्नेक्स एंड उनके कॉट स्नेक्स पे हम एंटी वेनम बनाते हैं। तो हमने एक पेंटावेलेंट एंटी वेनम बनाया जो बिग 4 स्नेक्स, बिग 4 जो सबसे ज़्यादा बाइट करते हैं, इंक्लूडिंग किंग कोबरा एक्सेट्रा, उनके सबके खिलाफ तो इफेक्टिव है, बट बाकी स्नेक्स के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात कि स्नेक वेनम कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी, कि इरूला ट्राइब जहाँ पे किंग कोबरा को पकड़ रही है वहाँ उसका वेनम अलग होता है, हो सकता है, और जहाँ वो काटा, लेट से भाई कश्मीर में काटा कहीं, वहाँ अलग हो सकता है। और एक बात तो सच है, स्नेक्स के लिए भी इंसान के लिए भी जवानी में जहर ज़्यादा होता है, बूढ़े होते 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 जहर कम हो जाता है। सो सिमिलर इज विद स्नेक्स, राइट। सो ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी catered to and hence नोटिफाइबल डिजीज़ बना के हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि स्नेक बाइट्स को अच्छे से मैनेज करा जा सके, हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन करा जा सके, बेटर एंटी वेनम अवेलेबल करा जा सके, और अल्टीमेटली स्नेक बाइट्स के होने वाली डेथ्स को कम किया जा सके, राइट। इसमें एक और पॉइंट है बात करने वाला कि स्नेक्स को कैप्चर करके एंटी वेनम बनाने में एक एक्ट बीच में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। What does it do? It says कि आप स्नेक्स को कैप्चर नहीं कर सकते, स्नेक्स को कैप्चरिंग का ऑफेंस हो सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी क्लैरिफाई, वैसे उसमें लिखा है रिसर्च पर्पसेस के लिए कर सकते हो, बट अगेन सबको इन्फॉर्म करना और क्लैरिफाई करना, सिंप्लीफाई करना जरूरी है।
दिस इज द स्टोरी। 2-4 फैक्ट्स देखने वाले हैं, साथ में देख लेते हैं। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्टेट्स को क्लासीफाई स्नेक बाइट्स एज नोटिफाइबल डिजीज, डिजीजेज विच आर नोटिफाइबल, which are likely to cause outbreaks, fatalities or require immediate public health action, right? जो emergency बन सकती हैं उन्हें notifiable disease बनाया जाता है। Then snake bites in India 58,000 डेथ्स होती हैं जी, 3 से 4 मिलियन, मतलब 30-40 लाख स्नेक बाइट्स होती हैं एंड 58,000 डेथ्स भी होती हैं उसमें। 30 लाख बार काटा और 60 के आसपास हज़ार मर गए, राइट? देन to address this, the government launched the National Action Plan for Prevention and Control of Snake Bite, Anti-Venoming और E-Venoming, NAPSI plan आया था last year. Then aiming to halve snake bite deaths by 2030, आधी करने की कोशिश, and then making snake bites a notifiable disease. इंडिया में कितने snake species हैं? 310 लगभग। Then इसमें से 66 ही venomous हैं, venomous मतलब poisonous, venomous, and 42 are mildly venomous, थोड़े कम जहरीले, है ना, ये बहुत जहरीले। देन ऑफ दीज 23 स्पीशीज आर मेडिकली सिग्निफिकेंट विद मेजॉरिटी ऑफ बाइट्स कॉज्ड बाय बिग 4। दिस इज वन फैक्ट आई वांटेड टू हाईलाइट कि कल को ना पूछ लें बिग 4 इनमें से कौन कौन है। तो इंडियन कोबरा तो रिलाइजेबल है, इंडियन कोबरा है एक, है ना, कॉमन क्रेट है एक, तीसरा रसल्स वाइपर है, 100 स्केल्ड वाइपर है। तो 2 वाइपर हो गए, एक क्रेट हो गया, कोबरा हो गया। क्या बन गया इसको? कुछ बन रहा है? CKVV कुछ बना लेना, कभी काम आ जाता है। बिग 4 कोबरा, क्रेट, वाइपर, रसल्स वाइपर, 100 स्केल्ड वाइपर। याद है आपको लोगों को कि नहीं? पहली बार देख रहे हो? सुना है, अब सुना नहीं, अब देखा और याद किया, है ना। सो स्नेक बाइट्स कैन लीड टू acute medical immediate care requirement और प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा नहीं करना। नोटिफाइबल डिजीज से फ़ायदा क्या होगा? कुड इम्प्रूव सर्वेलेंस एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा ऑन केसेज एंड डेथ्स, राइट? इससे बेटर मैनेजमेंट होएगी। हाई रिस्क स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात। कौन सी वाली साइड पे? इंडिया में एक बात सच है, जो कोई प्रॉब्लम होती है उसके हमेशा हाईएस्ट वनरेबल कौन होते हैं? या पुअर या फार्मर। यहाँ पे भी पुअर स्टेट्स और फार्मर्स को स्नेक बाइट ज़्यादा हो रही हैं फील्ड्स में, है ना। सो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा सा आ जाए तो वी मस्ट हैव एन आइडिया, याद नहीं करना, बट वी मस्ट हैव एन आइडिया। सो चैलेंजेस ऑफ ट्रीटिंग स्नेक बाइट्स, डिलेड और नो हेल्थ केयर एक्सेस, ट्रेनिंग ही नहीं है लोगों को हॉस्पिटल्स में। देन टेस्टिंग गैप्स, टेस्ट टू कन्फर्म स्नेक बाइट्स आर अनअवेलेबल। एंटी वेनम, ऑलमोस्ट ऑल द वेनम दैट इज यूज टू डेवलप, ये आइरूला ट्राइब कैच करके देती है स्नेक को, इसी के कैप्चर्ड स्नेक पे बनता है। बट अगेन आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम्स कि हो सकता है ज्योग्राफिक डिफरेंस हो, यहाँ से जिन्होंने पकड़ा था ये कहाँ पे पकड़ रहे हैं? स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। हो सकता है नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप का वेनम हो, है ना। दिस इज अ मेजर चैलेंज एज बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इफेक्ट माइट बी डिफरेंट। वेनम पोटेंसी चेंजेस विद एज, जवानी में ज़्यादा जहर होता है ज़्यादातर, है ना, बूढ़े होते होते हम अम्बल हो जाते हैं, जहरीले कम हो जाते हैं। देन अदर चैलेंजेस, एंटी वेनम देमसेल्स कॉज वेरियस रिएक्शंस, कई बार एंटी वेनम से ही बंदा मर जाता है, होता है बहुत बार। देयर आर ऑल्सो लोकल स्पीशीज सच एज द बैंडेड क्रेट, मोनोक्लोडेड कोबरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो हमारा एक पेंटावलेंट वेनम है, और सॉरी एंटी वेनम है, वो 4 स्पीशीज़ के खिलाफ तो बड़ा सही इफेक्टिव है, बट बाकी स्पीशीज़ के खिलाफ हमारे पास एंटी वेनम है ही नहीं। काट गया सांप तो इलाज ही नहीं है, मरो धीरे धीरे, इंजॉय करो रात में, है ना। सो वेनम कलेक्शन, एक्सपर्ट्स रिकमेंड जोनल वेनम कलेक्शन सेंटर्स, ये मेंस में काम आ जाता है कि जोनल वेनल कलेक्शन सेंटर्स लेके आओ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें कॉम्प्लिकेट करती है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। देन लास्ट थिंग, जुडिशियल एथिक्स, ये क्यों न्यूज़ में रहा अगेन? एक हाई कोर्ट के जज साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बोल दिया कि यार इंडिया हिंदुओं का देश है, मेजॉरिटी के हिसाब से चलना चाहिए, मिनॉरिटी को इनकी माननी चाहिए। मिनॉरिटी की बेइज्जती कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के हिसाब से चलना है, राइट। सो व्हाट हैपेंड देन? द न्यूज़ केम आउट कि इनका रिमूवल करो, बट रिमूवल इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। बढ़िया।
सो देन इट इज़ अबाउट कि रिमूवल करते करते साथ में जुडिशियल एथिक्स की बात आई, दैट शुड जजेस से दीज थिंग्स। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ डेवलपमेंट क्या है कि रिमूवल का प्रोसेस कोशिश कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को मंगाया है और उस पर बोला है कि इन्हें रिस्ट्रेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इनकी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता, अपने आप को अलग रखता है इनसे, एंड दे विल मैनेज इट अकॉर्डिंगली। बस इतनी सी बात है। बट हमें क्या पढ़ना है साथ में, जस्टिस शेखर कुमार यादव, नाम नहीं याद रखना, हैज़ फेस्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म फॉर कॉमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय लीगल सेल ऑफ विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद में जाके जज्बाती हो जाते हैं भाई साहब, और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बोलने लगते हैं। माइनॉरिटीज़ की प्रोविजंस कौन सी थी, हमने पढ़ी थी लास्ट वीक, 29, 30, right? So, controversial remarks and backlash. Justice Yadav stated that country operates as per the wishes of majority. He made divisive remarks comparing values taught to children of different communities. So, फालतू की बातें इन्होंने बोली। So, इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आओ, हम लोग तो गॉड एंड गॉडेसेस वुमेन को भी मानते हैं, आप लोग मेल ट्रीट कर रहे हो तो हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इशू की डिटेल्स बताओ, एंड मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। क्रिटिसिज्म लीगल फैटर्निटी से भी हुए। प्रशांत भूषण की वायलेशन ऑफ जुडिशियल एथिक्स कमेटी ने भी बोला कि एथिकली चलो, बट इसमें याद करने वाला कुछ नहीं। स्टैंडर्ड्स फॉर जुडिशियल कंडक्ट, इधर से थोड़ा सा देखने वाली बात है, राइट? सो 1985 में यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में भी they tried to seek to bridge the gap between ideal judicial independence and real world practicalities. So UN के प्रिंसिपल्स हैं, ये बैंगलोर प्रिंसिपल्स भी UN के हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, राइट? सो UN प्रिंसिपल जस्टिस अपहेल्ड हो, ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व हो, एंड कोर्ट्स एक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हिंदूज के फेवर में अगर बोल रहा है तो कोर्ट में भी तो डिस्क्रिमिनेट करता होगा, पर्सनल बायस आ गया। बिल्कुल, दैट शुड नॉट हैपन, राइट? रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इट इज़ अ कोड ऑफ जुडिशियल एथिक्स कंप्राइजिंग 16 पॉइंट्स अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। मेन में काम आ जाएगा, मेंस में, राइट? ये सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट करा है। देन बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कॉन्डक्ट 2002, ये यूएन इकोसॉक ने करा है। सीधा सीधा कई बार प्रीलिम में सवाल बन जाता है। मैंने तो बनाया जुडिशियल एथिक्स, सिंपल बनाया थोड़ा, बट अगर यूएन इकोसॉक का ऑप्शन दे देता, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हेडेड दिस, देन हम फंस जाते, है ना? सुप्रीम कोर्ट या कोई जुडिशियल वाला आंसर कर देते, इकोसॉक ना कर पाते। बट इकोसॉक क्यों कर रहा है? बिकॉज सोशल जस्टिस के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं, राइट? सो यूएन इकोसॉक अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू कॉम्प्लीमेंट द यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स विच रिक्वायर्स जजेस टू एक्ट विद डिग्निटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्टिंग द सोशल डाइवर्सिटी। बैंगलोर प्रिंसिपल्स इसमें याद रखने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है जजेस का? रिमूवल होना चाहिए वैसे। हाउ आर जजेस रिमूव्ड इन इंडिया? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के दो ग्राउंड्स पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, एंड व्हाट इज द प्रोसेस। इससे तीन ही सवाल बनते हैं। एक तो कौन सा ग्राउंड है? दो ही ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड, हाँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। दूसरा दैट इज कि क्या प्रोसीजर है, कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेज में। फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी, इंक्वायरी कमीशन में कौन कौन होता है? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, इन द व्यू ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर और चेयरमैन, राइट? सो तीन लोगों की कमेटी बनेगी, वहाँ पे जज को अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा, एंड देन इफ बोथ हाउसेज पास द बिल बाय स्पेशल मेजॉरिटी, देन द प्रेसिडेंट साइंस इट एंड द जज इज रिमूव्ड। तीसरा कि ये डिटेल्ड प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है? जजेस इंक्वायरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है। यही तीन सवाल बनते हैं और कुछ नहीं बनता इसमें से, जजेस रिमूवल में से। आजकल क्योंकि पुराना हिस्टोरिकल चीज़ पूछते हैं, सो कहीं ये पूछें कि भाई आज तक कोई जज रिमूव हुआ है? नहीं। प्रोसीडिंग्स 6-7 बार चल चुकी हैं, बट क्या होता है, या तो पास नहीं होती या फिर जज रिमूव होने से पहले ही रिजाइन कर, राइट? सो दीज आर दी थिंग्स फॉर द डे। एनी प्रॉब्लम्स, एनी कन्फ्यूजन्स तो मेरे को बताओ, नहीं तो चॉकलेट खाओ और मौज मनाओ, राइट? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बेयरिंग मी। सी यू टुमारो। हाँ जी, एस्से राइटिंग के लिए आई विल हैव अ लास्ट टाइम के सबमिटेड है। चलो लेट्स मेक वन, आई माइट हैव फॉरगॉटन बट
So the question would be, the rise of various conflicts across the globe are a challenge for India. Elucidate the impacts of the conflicts on the Indian economy and society. Right? चलो, गुड इनफ. इट्स ग्रेट कि आप लोग खुद मांग के क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं. नहीं तो यूजली पीपल टोल्ड मी कि सर आंसर मत लिखवाया करो, आप करंट अफेयर की क्लास में तंग करते हो. तभी मैंने लाइव आंसर राइटिंग बंद करी. राइट? So that is it. Thank you so much. See you next time.